हेलो एवरीवन। हम लोगों ने पिछले 3 लेक्चर में वेक्टर स्टार्ट किया था। तो 3 लेक्चर हो गए हैं वेक्टर का। आज वेक्टर का 4th लेक्चर है। वेक्टर में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? वेक्टर में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, सबसे पहले वेक्टर का डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज देखा होगा। उसके बाद में टाइप्स ऑफ वेक्टर देखा। और पिछली क्लास में हमने क्या देखा? वेक्टर के लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर को ऐड कैसे किया जाएगा और उससे रिलेटेड हमने प्रॉब्लम किया है। आज हम लोगों को अब आगे स्टार्ट करना है। अपना अगला टॉपिक होगा वेक्टर सब्ट्रैक्शन। अभी तक हम लोगों ने क्या कर लिया है? वेक्टर एडिशन हो गया है। आज हमारा अगला टॉपिक है वेक्टर सब्ट्रैक्शन। यानी आज हमें क्या स्टार्ट करना है? वेक्टर सब्ट्रैक्शन। लेकिन वेक्टर सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार वेक्टर एडिशन को रिवाइज कराऊं। तो वेक्टर एडिशन के ग्राफिकल मेथड हमने क्या पढ़ा था कि जब भी वेक्टर ऐड करेंगे ग्राफिकल मेथड से तो उसके लिए दो मेथड हमारे पास हैं। एक है ट्राइंगुलर मेथड, दूसरा है पैरेललोग्राम मेथड। अच्छा बताना, ट्रायंगुलर मेथड क्या कहता है कि एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल कोइंसाइड कर दो। तो ट्राइंगल का जो तीसरा साइड है ना वो अपोजिट सेंस में किसको बताएगा? रिजल्टेंट वेक्टर को बताने वाला है ट्राइंगल का तीसरा साइड। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा होगा? पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि दोनों वेक्टर का यूज करके पैरेललोग्राम बना लो। और जो पैरेललोग्राम बनाना, उसमें वो डायगोनल जो कॉमन टेल से कॉमन हेड के डायरेक्शन में होगा किसको बताएगा? रिजल्टेंट वेक्टर को बताता है। ये हो गया। इसके बाद में शायद आगे हमने देखा होगा, इसी में एनालिटिकल मेथड से फार्मूला वगैरह प्रूव किया होगा कि दो वेक्टर अगर हमारे दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड पता हो, उनके बीच का एंगल पता हो, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का फार्मूला आया था √a² + b² + 2ab cos थीटा। इसके बाद में हमने देखा होगा रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच के एंगल के लिए क्या फार्मूला था? b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। और इसमें हमने तीन स्पेशल केस देखे। पहला कि अगर वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो तो रिजल्टेंट ऐड होगा। दूसरा क्या देखा कि अगर वेक्टर के डायरेक्शन अपोजिट हो तो रिजल्टेंट सब्ट्रैक्ट होता है। और तीसरा हमने क्या देखा होगा? अगर दो वेक्टर हमारे परपेंडिकुलर हो, दो वेक्टर अगर हमारे परपेंडिकुलर हो तो रिजल्टेंट क्या होता है? √a² + b²। ये हमने देखा। यहीं पर हमने देखा होगा कि दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू a + b, यानी जब वेक्टर पैरेलल होगा तो रिजल्टेंट मैक्सिमम आएगा। और दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मिनिमम वैल्यू a - b, यानी जब दो वेक्टर एंटी पैरेलल हो तो रिजल्टेंट क्या आ रहा था हमारा? मिनिमम बनकर आ रहा था। ये हमने वेक्टर के एडिशन में पढ़ा। फिर आगे चल के हमने थोड़ा और इसी को आगे जब बढ़ाया ना, तो हमने क्या देखा कि अगर दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम हो तो रिजल्टेंट का एक अलग से भी फार्मूला बनाया था। क्या फार्मूला था? 2a cos θ/2। इसके अलावा वहीं पर मैंने बताया होगा कि दो वेक्टर के अगर मैग्नीट्यूड सेम हो तो रिजल्टेंट बाइसेक्टर से पास करता है। और अगर मैग्नीट्यूड डिफरेंट होना तो रिजल्टेंट बड़े वाले मैग्नीट्यूड के पास झुका रहता है। इसके अलावा मैंने बताया होगा कि अगर हमारे हमारे पास में n को प्लेनर वेक्टर हो, यानी सारे के सारे वेक्टर एक ही प्लेन में होने चाहिए और सभी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और कंजेक्टिव वेक्टर के बीच का एंगल सेम हो, यानी वेक्टर इक्वली इंक्लाइन हो ना, तो हम उसे क्या कहते थे? उनका रिजल्टेंट कितना बनेगा? 0 बनने वाला है। ये इतना हमने वेक्टर एडिशन में पढ़ा और उस पर सवाल किए। अच्छा, वेक्टर एडिशन के लिए अपने पास कितने लॉ थे? दो। एक का नाम था ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरे का नाम था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आज हमें क्या स्टार्ट करना है? सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। आज हम लोग को क्या स्टार्ट करना है? दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करना है। तो देखो, दो वेक्टर को कभी भी सब्ट्रैक्ट करना हो ना, दो वेक्टर को कभी भी सब्ट्रैक्ट करना हो तो मैं एक लाइन, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ कि दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन के लिए कोई अलग से रूल नहीं है। जैसे दो वेक्टर के एडिशन के लिए रूल था, क्या रूल था? ट्रायंगुलर लॉ भी था, पैरेललोग्राम लॉ भी था। इस तरीके का सब्ट्रैक्शन का कोई रूल नहीं है। फिर कैसे निकालेंगे? देखो, मैं कुछ ना कुछ मैथ्स का यूज करके निकालना सिखाऊंगा, यानी वेक्टर के एडिशन का ही यूज करके ही वेक्टर का सब्ट्रैक्शन बताऊंगा। जैसे मैं कहूँ, हमारे पास में एक ये ए वेक्टर है और ये हमारे पास में एक बी वेक्टर है और हमें गिवन है एंगल बिटवीन, हमें क्या दिया गया है? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा। हमें क्या गिवन है? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा दिया है। यह हमारा ए वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन
ये हमारे बी वेक्टर का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऐसा किया हुआ है। मुझे निकालना है सब्ट्रैक्शन, यानी इस बार अगर मैं पूछूं कि जरा बताना रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, इस बार अगर मैं पूछूं कि जरा बताएं हमारा रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, तो तुम कहोगे सर रिजल्टेंट वेक्टर होगा ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर। एडिशन में रिजल्टेंट वेक्टर क्या था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सब्ट्रैक्शन में रिजल्टेंट वेक्टर क्या बनने वाला है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये सब्ट्रैक्शन के रिजल्टेंट वेक्टर बनकर आएगा। अब अगर हम लोग आगे बढ़े ना, ध्यान देना, हमें क्या निकालना है, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, हमें सब्ट्रैक्शन करना है। सबसे मेन सवाल यही है, क्या सब्ट्रैक्शन के लिए हमारे पास कोई अलग से रूल है? तो सब्ट्रैक्शन के लिए अलग से कोई लॉ वगैरह नहीं है, हम लोग वेक्टर एडिशन का ही यूज करके सब्ट्रैक्शन निकालेंगे। अब देखो वेक्टर एडिशन का यूज करके सब्ट्रैक्शन कैसे निकलेगा, ध्यान देना। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, थोड़ा सा मैथ्स अगर लगाऊं, जो माइनस बी है इसको ऐसे लिख दूं क्या? हाँ, तुम कहोगे सर मैथमेटिकली बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि प्लस इंटू माइनस क्या होता, माइनस, यानी ये ओवरऑल क्या बनकर आ जाएगा, माइनस ही बनकर आएगा, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो मैं देख रहा हूँ ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, और रिजल्टेंट वेक्टर ए माइनस बी मुझे निकालना था ना। लेकिन क्योंकि हमारे पास में सब्ट्रैक्शन के लिए कोई रूल नहीं है, हमें रूल पता है एडिशन का, तो मैंने थोड़ा सा दिमाग क्या लगाया कि इसको एडिशन के फॉर्म में लिख दो। तो इसको एडिशन के फॉर्म में मैंने इस तरह लिखा, यानी मेरे कहने का मतलब है ना, करना मुझे था ए वेक्टर में से बी वेक्टर को माइनस करना था। करूंगा मैं क्या, ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को ऐड करूंगा। मुझे एक्चुअल में क्या करना था, ए वेक्टर में से बी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना था, लेकिन हमें सब्ट्रैक्शन तो करना आता है नहीं, तो मैं करूंगा क्या, ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को ऐड कर दूंगा। अब सवाल ये उठा सर माइनस बी वेक्टर कहाँ पर पढ़ा है, कहाँ पर है? यहाँ तो बी वेक्टर गिवन है ना। तो तुम्हें अगर टाइप्स ऑफ वेक्टर याद हो तो हमने नेगेटिव वेक्टर पढ़ा था। नेगेटिव वेक्टर क्या था कि अगर किसी भी वेक्टर में माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो वो उसका नेगेटिव हो जाता है, और नेगेटिव होने से क्या क्या होता है, तो मैंने कहा था अगर वेक्टर में माइनस साइन का मल्टीप्लाई करोगे, यानी किसी वेक्टर का जो नेगेटिव वेक्टर होगा ना, वो डायरेक्शन को अपोजिट कर लेगा, और मैग्नीट्यूड क्या रखता है, सेम। यानी ए वेक्टर और उसका नेगेटिव वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट। बी वेक्टर और माइनस बी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगा, अपोजिट रहने वाला है। तो इसी तरह अगर मैं देखूं ना, ये बी वेक्टर हमारा है, मैं कहूं हमें तो चाहिए क्या, माइनस बी वेक्टर चाहिए ना। तो माइनस बी वेक्टर कैसा होगा, तो तुम कहोगे सर जो मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का है वही मैग्नीट्यूड किसका होगा, माइनस बी वेक्टर का भी होगा, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट। यानी मैग्नेट बी वेक्टर का डायरेक्शन अगर ये था, तो उसी के जस्ट अपोजिट किसका डायरेक्शन बनकर आ जाएगा, माइनस बी वेक्टर का आएगा। एक बात और बताना, एक बात और सोचकर बताओ, हमें क्या करना था, ए वेक्टर में से बी को माइनस करना था। ये सब मैं किन चक्करों में पड़ गया, मैं ये कह रहा हूं ना, हमें क्योंकि सब्ट्रैक्शन करना नहीं आता, हमें एक्चुअल में सिर्फ एक ही काम करना आता है, वेक्टर को ऐड करना। तो मैंने कहा सब्ट्रैक्शन तो कर ही नहीं पाओगे, तो इसको हमने थोड़ा दिमाग लगाया ना, कि ए वेक्टर में से बी को सब्ट्रैक्ट नहीं अगर कर पा रहे हो ना, तो वही सेम काम ये भी है। ये काम कौन सा है कि ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को अगर ऐड कर दोगे ना, तो क्या बनकर आ जाएगा, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन ही इफेक्टिवली वो निकलना होगा। अब सवाल ये उठा माइनस बी वेक्टर क्या है, तो मैंने कहा बी वेक्टर और माइनस बी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, सिर्फ डायरेक्शन क्या होता, अपोजिट। तो अगर ये बी वेक्टर का डायरेक्शन था, तो ये माइनस बी वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा। यानी मुझे अब करना है ना, ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को ऐड करना है। अच्छा बताना, कभी भी दो वेक्टर को ऐड करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, तो कभी भी अगर दो वेक्टर को ऐड करना होगा ना, तो या तो ट्रायंगुलर लॉ लगा सकते हो या पैरेललोग्राम लॉ लगा सकते हो। तो चलो मैं यहाँ वेक्टर के एडिशन के लिए ना ट्रायंगुलर लॉ लगा रहा हूँ। अच्छा, किन दो वेक्टर को ऐड करना है, ए और बी को नहीं, ए और माइनस बी वेक्टर को ऐड करना है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रायंगुलर लॉ अप्लाई करो। अच्छा, ट्रायंगुलर लॉ क्या कहता है, ए वेक्टर में अगर माइनस बी वेक्टर को ऐड करना है तो इनको सेम ऑर्डर में लिखो। तो जो ट्राइंगल का तीसरा साइड है अपोजिट ऑर्डर में ना, वो क्या बताएगा, वेक्टर के एडिशन को किन दो को ऐड करना, ए और माइनस बी। तो ट्राइंगल लॉ कहता है ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को सेम ऑर्डर में रखें, तो ट्राइंगल का जो तीसरा साइड है ना, वो अपोजिट ऑर्डर में किसको बताएगा, रिजल्टेंट वेक्टर को बताने वाला है। यानी मेरे कहने का मतलब है, इसी को मैं अगर थोड़ा
आम भाषा में बोलो तो मैं ऐसे कहूंगा, पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल लाकर कोइंसाइड कर दो ना, तो जो ट्राइंगल का तीसरा साइड है अपोजिट ऑर्डर या अपोजिट सेंस में, वो किसको बताएगा, रिजल्टेंट वेक्टर को बताने वाला है। तो पहले वेक्टर को छेड़ो ही मत, पहला वेक्टर जैसे था मैंने वैसे ए वेक्टर लिख दिया। हमें करना क्या है, एक मिनट थोड़ा नीचे बनाओ। पहले वेक्टर ए को जैसा था मैंने वैसा बिल्कुल सेम का सेम लिख दिया। अब क्या करना है, ए वेक्टर के हेड पे माइनस बी, बी वेक्टर का नहीं, क्योंकि हमें किसको ऐड करना, ए में माइनस बी को। तो ए वेक्टर के हेड पे माइनस बी वेक्टर का क्या करो, टेल लाकर रखो। तो अगर मैं बी माइनस बी वेक्टर को पैरेलली उठाकर मूव कराऊं और माइनस बी वेक्टर का टेल ए वेक्टर के हेड पे रखूं, तो ऐसा कुछ दिखने वाला है। हो क्या गया, ए वेक्टर के हेड पे माइनस बी वेक्टर का टेल कोइंसाइड हो चुका है। अब जो ट्राइंगल का तीसरा साइड है ना, ये जो ट्राइंगल का तीसरा साइड है वो अपोजिट ऑर्डर में या अपोजिट सेंस में किसको बताने वाला है, रिजल्टेंट। अच्छा बताना यहाँ रिजल्टेंट वेक्टर है क्या, ए प्लस माइनस बी कहो या इसी को मैं क्या नाम दे सकता हूँ, ए माइनस बी भी कह सकता हूँ। रिजल्टेंट हमारा यहाँ क्या बनकर आ गया है, तुम कहोगे सर रिजल्टेंट हमारा यहाँ बनकर आ गया ए माइनस बी वेक्टर। इसी को मैं अगर हिंदी में बोलूँ ना, मैं कहता हूँ कभी भी दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना हो ना तो वो मत करो। ए माइनस बी निकालना है तो ए माइनस बी मैं कैसे निकालूंगा, ए वेक्टर में बी वेक्टर को उल्टा करके ऐड कर दो तो क्या निकल कर आ जाएगा, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन। देखो क्या किया है मैंने, ए वेक्टर में बी वेक्टर को नहीं ऐड किया, ए वेक्टर में बी वेक्टर को उल्टा करके जब मैंने ऐड किया तो हमारा क्या निकल कर आ गया है, ए माइनस बी निकल कर आ चुका है। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो देख लें एक बार दोबारा से, ये हमारा ए माइनस बी आया ना। अच्छा एक बात और बता दो, ये थीटा मैं डायग्राम में दिखाना चाहता हूँ, थीटा यहाँ किस किस के बीच का एंगल था, तुम कहोगे सर थीटा ए और माइनस बी के बीच का एंगल नहीं है, यही हम कंफ्यूज होते हैं। थीटा हमारा एंगल है ना ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच के एंगल को मैंने क्या नाम दिया है, थीटा कहा है। तो जरा बताना यहाँ डायग्राम में जिन दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो उनके टेल या दोनों के हेड आपस में कोइंसाइड होने चाहिए ना। तो जरा तुम ध्यान से देखोगे, अगर ध्यान से देखो ना, ए वेक्टर का ये हेड है और ये टेल है। अच्छा यहाँ कहीं बी वेक्टर है क्या, नहीं सर इस पूरे डायग्राम में बी दिख ही नहीं रहा है। अच्छा बी होगा कैसा, माइनस बी का डायरेक्शन के अपोजिट में कौन रहेगा, बी वेक्टर। अब अगर ध्यान दे यहाँ पर क्या आ चुका है, अगर ध्यान दो ना तो यहाँ पर क्या आ चुका है, यहाँ पर हमारा बी वेक्टर मैंने बनाकर दिखा दिया। अब देखो ये कौन सा पॉइंट, इस पॉइंट पर बी वेक्टर का टेल है और ए वेक्टर का हेड। हमें क्या चाहिए, या तो दोनों का हेड चाहिए या दोनों का टेल। अब कैसे ना एंगल निकालेंगे, तुम कहोगे सर अगर ए वेक्टर को आगे बढ़ा देना तो ये जो एंगल बनकर आया है यही हमारा क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होगा। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत। अभी तक मैंने क्या कहा, ये लाइन एक 10 सेकंड के अंदर सुनो, कभी भी x वेक्टर में से y वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है ना तो क्या करना, x वेक्टर जैसा है वैसे रहने देना, y वेक्टर को उल्टा करके x में ले जाके ऐड कर देना ट्राइंगुलर या पैरेललोग्राम लॉ लगा के, वही हमारा रिजल्टेंट यानी x माइनस वाई वेक्टर बनकर आ जाएगा। अब देखो और भी मैं निकालना चाहता हूँ, अगर हमने ज्योमेट्रिकली वेक्टर को क्या कर लिया है, सब्ट्रैक्ट कर लिया है ना, तो जैसे हमने जब ज्योमेट्रिकली वेक्टर को ऐड किया था तो एनालिटिकल मेथड से वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फार्मूला वगैरह बनाया था, तो वैसे ही मैं चाहता हूं ना ये जो रिजल्टेंट यानी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बनकर आया है, इसका मैं क्या निकाल लूं, जरा मैग्नीट्यूड वगैरह निकालू, यानी मैं कह रहा हूं क्या निकाल के दिखा दो मुझे, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। मैं क्या निकालना चाहता हूँ, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या है, डेट इज हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो है क्या, ए माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूँ। अच्छा एक बात बताना, तुम कहोगे सर अभी हमने एडिशन का फार्मूला निकाला है ना, एडिशन का क्या मैग्नीट्यूड का फार्मूला था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ए और बी वेक्टर को जब ऐड किया था तो वही मैं फार्मूला अगर लगाऊं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए, वही सेम फार्मूला लगाओ। अच्छा सेम फार्मूला लगाने का मतलब क्या, मैंने क्या किया है, ए वेक्टर को माइनस बी में ऐड किया है ना, तो जरा यहाँ फार्मूला लगाओ। तो फार्मूला क्या, अंडर रूट पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना, ए प्लस दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना, बी, तो बी स्क्वायर प्लस 2
पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। तुम बहुत प्यार से कहोगे सर वहां पर एंगल थीटा लिख दीजिए। मैं कहूंगा जरा बताना मैं रिजल्टेंट निकाल किसका रहा हूं, ए और बी का या ए और माइनस बी के। तुम कहोगे सर ए में माइनस बी का, तो जरा बताना यहाँ ये ए और बी के बीच का एंगल थीटा है ना, और यहाँ मुझे किस किस के बीच का एंगल लिखना, ए और माइनस बी के बीच का। तो जरा सोच के देखो अगर ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है तो ए और माइनस बी के बीच कितना होगा, देखो मैं निकाल के दिखा रहा हूँ। अच्छा बताओ ए वेक्टर ये माइनस बी है, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना, दोनों का टेल मिला हुआ है, यहाँ पर दोनों का टेल मिला है, तो ये एंगल जो है यही क्या हो जाएगा, दोनों ए और माइनस बी के बीच का एंगल ना, ये आया कितना, अगर ये थीटा तो ये हो जाएगा 180 यानी पाई माइनस थीटा। अच्छा हमने एक लाइन चाहे तो याद कर लें आज के बाद में, अगर ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है तो ए और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा यानी पाई माइनस थीटा होगा। चाहो तो याद कर सकते हो, मैं यहाँ साइड में लिख भी देता हूँ, यहाँ चलो मैं लिख देता हूँ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर। अगर ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल कितना, 180 माइनस थीटा। चाहो तो याद कर लो। अच्छा यहाँ हमें किस किस के बीच का एंगल रखना था, ए और माइनस बी के। देखो ए और माइनस बी के बीच का एंगल मैं कितना रखूंगा, 180 माइनस थीटा। क्या बना, तो आर इज इक्वल्स टू बनकर आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab। देखो cos 180 माइनस 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या cos क्या होता है, नेगेटिव, तो आगे क्या आ जाएगा माइनस cos थीटा। 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव। तो देखो दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड का फार्मूला बनकर आ गया है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। क्या बनकर आया है, दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फार्मूला बनकर आया है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अब ये डेरिवेशन जो भी जरा ध्यान देता है ना उसके मन में गलत फहमी और भी जाता है, क्या वो सोचता है ना ये जो थीटा है वो ए और माइनस बी के बीच का एंगल है, नहीं। थीटा स्टार्टिंग में देखो मैंने स्टार्टिंग यही से किया था, किस किस के बीच का एंगल है, ए और बी। तो हमेशा सब्ट्रैक्शन करना फार्मूला लगाना हो या एडिशन का फार्मूला लगाना हो, थीटा हमेशा किसके बीच का एंगल है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का ही एंगल थीटा है। एक बार देखें यहाँ तक कोई डाउट्स वगैरह है तो पूछ ले। अब ध्यान देना आगे मैं बोल रहा हूँ। अच्छा अगर वहां पर याद होना, जब एक बार रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारा निकल कर आ गया था, जब एक बार हम लोगों ने रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लिया था तो फिर हमने किया होगा रिजल्टेंट वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल निकाला था ना। अच्छा रिजल्टेंट वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल का फार्मूला क्या था, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अब भी मैं वही काम करना चाहता हूँ, मैं कौन सा काम करना चाहता हूँ, मैं क्या निकालना चाहता हूँ, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड ए वेक्टर। अच्छा वहां पे वेक्टर एडिशन में रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच का एंगल का क्या फार्मूला बनकर आया था, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, वही सेम। अच्छा जरा देखो आर वेक्टर ए ये है, ए वेक्टर ये है, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना तो दोनों का टेल मिला होना चाहिए ना। तुम कहोगे सर हाँ सर यहाँ दोनों का टेल कोइंसाइड है, अगर यहाँ दोनों का टेल कोइंसाइड है तो ये जो एंगल है ना यही हमारा क्या हो जाएगा, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। इसको मैंने क्या नाम दे दिया, फाई। अब फाई मुझे निकालना है, जरा बताना रिजल्टेंट वेक्टर और ए वेक्टर के बीच के एंगल के लिए क्या फार्मूला है, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। क्या मैंने सही लिखा या कुछ गलत है, तुम कहोगे सर थीटा पे जरा फोकस कर दीजिए। यहाँ बताना रिजल्टेंट किस किस का है, ए और बी का या ए और माइनस बी का। तुम कहोगे सर ए और माइनस बी का, तो एंगल भी किस किस के बीच का लिखेंगे, ए और बी के या ए और माइनस बी के। तो हमें एंगल किस किस के बीच का लिखना है, ए और माइनस बी। और ए और माइनस बी के बीच का एंगल थीटा नहीं क्या है, 180 यानी पाई माइनस थीटा है। तो ये जो थीटा लिखा है ना इसको मैं क्या लिखूंगा, सर ये थीटा ही मत लिखिए, इसे क्या लिख दीजिए 180 यानी पाई माइनस थीटा, क्योंकि ये रिजल्टेंट यहाँ ए और बी नहीं है, ए और माइनस बी के बीच का। क्या बना देखते रहना, तो tan फाई हमारा बनकर आ जाएगा बी
180 माइनस, देखो पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट होगा, पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में साइन प्लस होता है, तो साइन पाई माइनस थीटा क्या बन जाएगा, साइन थीटा। ऐसे नीचे ए कॉस पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होगा, तो आगे जो पॉजिटिव है ये क्या बन गया, नेगेटिव, तो फार्मूला आ गया। आज के बाद हम याद रखेंगे जब वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करना होना तो रिजल्टेंट वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल का फार्मूला कितना बनकर आया है, बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा। एक मिनट में रिवाइज करते क्या अभी तक मैंने पढ़ा। हम लोग क्या कर रहे थे, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे थे ना, कि एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसको मैंने एडिशन का यूज करके किया। अब मैं आऊँ फार्मूले पे, तो फार्मूले में मैंने क्या कहा कि दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, बस थीटा ए और बी के बीच का एंगल है। रिजल्टेंट वेक्टर और ए वेक्टर के बीच के एंगल का फार्मूला हमने निकाला बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा। क्लियर है, ठीक है। अगर ये इतना हो चुका है तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा सोच के देखो, वहां एडिशन में इसके बाद क्या पढ़ा था, तो अगर ध्यान हो ना, एडिशन में इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा होगा, सवाल वगैरह शायद किया हो बीच में एक आध, इसके बाद हम लोगों ने मेनली क्या पढ़ा होगा कि अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो तो उसके रिजल्टेंट वेक्टर का फार्मूला वगैरह निकाला था। इसी का यूज करके ना क्या निकाला होगा कि अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला भी कितना था, 2a cos थीटा बाई 2। अब मैं यहाँ क्या करने जा रहा हूँ कि अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है तो उनके मैग्नीट्यूड सेम होने का मतलब नहीं वेक्टर सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन सेम होता, वेक्टर सेम होगा। यहाँ मैं सिर्फ क्या सेम कह रहा हूँ, मैग्नीट्यूड सेम है तो उनके रिजल्टेंट यानी a माइनस बी वेक्टर के रिजल्टेंट का क्या निकालना चाहता हूँ मैं, मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूँ। वहां फार्मूला a प्लस बी के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आया था, 2a cos थीटा बाई 2, यहाँ भी निकालेंगे, यहाँ फार्मूला आएगा 2a sin थीटा बाई 2, प्रूव करके देख रहे। तो आगे बढ़ते हैं, देखो वही हेडिंग भी लिखा, देखो क्या लिखा है, इफ टू वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, क्या कह रहा है, अगर दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड क्या हो, इक्वल हो, सेम मैग्नीट्यूड हो, then find magnitude of resultant of vector if they subtracted to each other। क्या कह रहा है, अगर दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम हो और वो एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उनके रिजल्टेंट का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। बेसिकली मैं ये कह रहा हूं ना, मैं ये कह रहा हूं, बेसिकली मैं कह क्या रहा हूं कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर है तो क्या कैलकुलेट करो, तो मैं कैलकुलेट करने के लिए कह रहा हूं देन मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। अच्छा रिजल्टेंट यहाँ क्या है, ए माइनस बी है, ठीक है ना, देखते रहना मैं बता रहा हूँ। जरा बताओ रिजल्टेंट वेक्टर, जब भी दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर का क्या फार्मूला है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब अगर ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मैं इसको मान लेता हूँ दोनों ही कितने हैं, ए हैं, तो क्या फार्मूला बनेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस कितना, 2a cos थीटा। अच्छा थीटा किस किस के बीच का एंगल होगा, ए और बी, ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल मैं मान लेता हूँ थीटा। अगर मैं लिखूं भी यहाँ थीटा किस किस के बीच का एंगल है, तो तुम कहोगे सर ये एंगल है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इसे सॉल्व कर लो, वही आंसर है अपना। देखो मैं कर रहा हूँ, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर ना, और यहाँ भी 2a स्क्वायर है, कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। तुम्हें याद हो मैंने वहां भी बताया था जब एडिशन पढ़ रहे थे कि कॉस के चार फार्मूले हैं। कॉस के चार फार्मूले मैंने कौन कौन सा लिखा होगा एक बार और रिवाइज करो, क्योंकि ये फार्मूले इंपॉर्टेंट है। पहला फार्मूला बताया होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। चौथा फार्मूला 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये cos 2 के चार फार्मूले पड़े हैं। अगर जब एडिशन में ये फार्मूला ड्राइव कर रहे थे ना तो वहां बना था 1 प्लस कॉस थीटा, तो मैंने कहा है कि 1 के पास पावर है कि 1 जो है कॉस को, सॉरी कॉस के पास पावर है कि 1 को खत्म कर देता है। तो वहां मैंने ये फार्मूला लगाया था cos 2a का, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। पर मैं यहाँ क्या लगाऊं, क्योंकि कॉस माइनस में है, फार्मूला मैं क्या लगा देता हूँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो मैं कर क्या रहा हूँ, और ये फार्मूला एंगल को हाफ भी करता है ना, तो देखो मैं फार्मूला लगा रहा हूँ 2a स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिखोगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ना,
आगे माइनस है तो माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस अगला हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा 1 - 2 sin² थीटा बाई, क्या बना +1 - 1 कट गया, देखो फार्मूला क्या बना 2 और 2 इस 4 होगा, 4 का स्क्वायर रूट 2, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए, sin² थीटा बाई 2 का स्क्वायर रूट कितना sin θ/2। तो जरा देखो यहाँ भी उसी की तरह फार्मूला आया, जब वेक्टर का एडिशन कर रहे थे और मैग्नीट्यूड सेम था तो रिजल्टेंट का फार्मूला क्या बनकर आया था 2a cos θ/2। लेकिन अगर वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम हो और उनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना तो वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना बनकर आ रहा है 2a sin θ/2। ये फार्मूला जरूर हम लोग याद करेंगे। समझ में आ रहा क्या कह रहा हूं ना, जब दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम हो उनको ऐड करें तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया था 2a cos θ/2, और जब दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करें और उनके रिजल्टेंट का उनका मैग्नीट्यूड सेम हो तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आया था 2a sin θ/2। ये हमें ध्यान रखना है। एक छोटा सा नोट और है, इसको भी देख लो, यह है क्या, ध्यान देना। ये हो गया होगा ना, तो अगर ये नोट हमारा हो गया है तो जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक नोट और है हमारा, ध्यान देंगे। अगर तुम्हें याद हो पिछले क्लास में अभी पैरेललोग्राम लॉ पढ़ाया था ना, पैरेललोग्राम लॉ में मैंने क्या बताया था कि पैरेललोग्राम बनाने के बाद दोनों वेक्टर के हेल्प से क्या बना लो, पैरेललोग्राम बना लो। तो वो डायगोनल जो कॉमन टेल से कॉमन हेड के डायरेक्शन में होगा वो किसको बताएगा, रिजल्टेंट को। पिछली क्लास में भी बताया था कि मैंने ये बताया था कि जो दूसरा डायगोनल होगा वो किसको बताएगा, वेक्टर के सब्ट्रैक्शन को। मैंने कहा था प्रूव भी करके दिखा दूंगा। और आगे देखो हम लोग लिख भी रहे हैं, वहां लिखा भी नहीं था, देखना। In parallelogram, one diagonal represent vector addition and other represent vector subtraction। अच्छा, कौन सा वेक्टर एडिशन को बताता है, जो कॉमन टेल से कॉमन हेड की तरफ हो। अगर मैं लिखना चाहूं वेक्टर एडिशन कौन सा डायगोनल होता है तो तुम कहोगे सर which passes through which passes from which passes from common tail to, ये पढ़ा हुआ है कॉमन हेड। ये हमारा वेक्टर एडिशन बताएगा, और जो दूसरा है वो किसको बताता है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, जिसे मैं डायग्राम बना कर दिखाऊं। मैं कह रहा था ए और बी वेक्टर के हेल्प से क्या बना लो, पैरेललोग्राम। तो ए और बी के हेल्प से मैंने क्या बना दिया, पैरेललोग्राम बना दिया। ये जैसे पैरेललोग्राम बनकर आया, यहाँ अगर मैं देखूं ये दोनों वेक्टर का टेल है, ये दोनों वेक्टर का हेड है ना, तो वो डायगोनल जो कॉमन टेल से कॉमन हेड के डायरेक्शन में होगा वो किसको बता रहा था, a प्लस बी। यही तो पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा है। लेकिन अगर याद हो ना, अभी देखते रहना। और मैंने क्या कहा, जो हमारा दूसरा डायगोनल होगा वो किसको बताएगा, वेक्टर सब्ट्रैक्शन को। यानी ये वाला डायगोनल जो है ना, कौन सा डायगोनल, ये जो दूसरा डायगोनल बनता है ये किसको बताता है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन। अब तुम कहोगे सर दूसरे डायगोनल में डायरेक्शन कैसे, तो मैं कह रहा हूं अगर a माइनस बी लिखना होगा तो हेड a पर होगा, टेल b पर होगा। अगर b माइनस a पर लिखना होगा तो हेड b पर होगा और a क्या होगा, टेल। क्या लिखा है ये, पैरेललोग्राम लॉ कहता था कॉमन टेल से कॉमन हेड का डायगोनल किसको बताता है, वेक्टर एडिशन को। मैं कह रहा हूं कि जो दूसरा डायगोनल बचेगा वो किसको बताएगा, वेक्टर सब्ट्रैक्शन। अब उसमें डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन के लिए मैं कह रहा हूं अगर a माइनस बी निकालना होगा ना तो a पर वेक्टर का हेड होगा, b पर वेक्टर का टेल। अगर b माइनस a निकालना होगा तो b पर वेक्टर का हेड होगा, a पर वेक्टर का क्या रहने वाला है, टेल रहेगा। ये मेन तो ये मैंने निकालना चाहता था, मेन देखो मैं कुछ और बताना चाह रहा था। इसी को अगर बहुत प्यार से देखें ना, इसी से एक दो बातें मैं और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये हमारे पास a वेक्टर है ना, और ये हमारे पास में b वेक्टर था। ये दोनों वेक्टर मैंने बना दिया। अब अगर तुम ध्यान दे रहे हो ना, यहाँ दोनों वेक्टर का क्या है, टेल कोइंसाइड है। तो कभी भी दो वेक्टर का अगर टेल आपस में कोइंसाइड होना तो उनका जो एडिशन होगा यानी रिजल्टेंट a प्लस बी होगा ना, वो हमेशा बीच में से ही कहीं ना कहीं से जाएगा। ये लाइन जरूर ध्यान रखना, ये फिजिक्स में बहुत काम आता है। कभी भी दो वेक्टर का टेल आपस में मिला हो ना तो इन दोनों का रिजल्टेंट हमेशा कहां से जाएगा, उनके बीच में से कहीं से जाएगा। किस लॉ से मैं ये बातें बोल रहा हूँ, पैरेललोग्राम का लॉ को मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड किया। क्या कह रहा हूं मैं,
अगर दो वेक्टर के टेल आपस में मिले हो ना तो रिजल्टेंट हमेशा उनके बीच में से ही जाता है। आगे बोलो, अगला पॉइंट सुनना इसी में। अगर दो वेक्टर के टेल आपस में मिले हो, दो वेक्टर के टेल अगर आपस में मिले हो ना तो सब्ट्रैक्शन कभी भी उनके बीच में से नहीं जाएगा। सब्ट्रैक्शन यानी a माइनस बी हो या b माइनस ए हो, वो हमेशा ट्राइंगल का तीसरा साइड होगा। एडिशन हमेशा उनके बीच में से जाता है, सब्ट्रैक्शन कभी भी उनके बीच में से नहीं जाएगा। सब्ट्रैक्शन जो ट्राइंगल का तीसरा साइड है वो बनेगा। कौन सा? जैसे a माइनस बी लिखना हो तो कौन सा साइड a माइनस बी होगा? ट्राइंगल का तीसरा। पर डायरेक्शन कैसा? अगर a माइनस बी लिखना है ना तो a माइनस बी में a पर हेड होगा और b पर हमारा क्या रहने वाला है? टेल। तो यहाँ दो बातें मैंने अलग से याद करवाया कि दो वेक्टर के टेल मिले हो तो रिजल्टेंट a प्लस बी हमारा उसी के बीच में से जाएगा। रिजल्टेंट a माइनस बी हमारा ट्राइंगल का तीसरा साइड होगा। अगर a माइनस बी लिखना होगा तो a पर हेड होगा, b पर क्या रहेगा? वेक्टर का तीसरे साइड का टेल रहने वाला है। तो ये दो नोट थे, अगर हो गए तब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब कुछ सवाल है, कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लें तो हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैंने दो तीन बातें बताई, एक बार सुन लो। सबसे पहले मैंने क्या स्टार्ट किया? वेक्टर सब्ट्रैक्शन। मैंने क्या कहा? वेक्टर सब्ट्रैक्शन हम लोग कैसे करेंगे? वेक्टर एडिशन का हेल्प करके। उसमें क्या बोला कि ए वेक्टर में बी वेक्टर को माइनस करना हो ना तो ए वेक्टर में बी को उल्टा करके ऐड कर देना, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। फिर मैंने फार्मूला क्या बनाया? सब्ट्रैक्शन के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। सब्ट्रैक्शन के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बनकर आया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच का एंगल भी निकाला। रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच का एंगल बनकर आया था b sin थीटा अपॉन a माइनस बी कॉस थीटा। हमारा रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच का एंगल बनकर आया। इसके बाद में हमने निकाला कि अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारा सेम हो तो उनके सब्ट्रैक्शन का जो रिजल्टेंट होगा वो कितना बनकर आया? 2a sin थीटा बाई 2। इसके बाद में हमने देखा ना कि हमारा जो दो वेक्टर का अगर टेल, पैरेललोग्राम लॉ में मैंने बोला कि एक डायगोनल जो होता है ना कॉमन टेल से कॉमन हेड वाला, वो a प्लस बी को बताता, दूसरा डायगोनल किसको बताता? a माइनस बी को। इसी को मैंने थोड़ा अलग किया ना, अलग से क्या बोला कि जब भी दो वेक्टर आपस में क्या हो? टेल मिले हो ना तो a प्लस बी उनके बीच में से जाएगा। a माइनस बी ट्राइंगल का तीसरा साइड होगा। अगर a माइनस बी लिखना तो वो तीसरे साइड में हेड a पर होगा, टेल b पर रहने वाला है। इसके बाद अब हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a एंड b हैविंग मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन एंड 10 न्यूटन। देखो a जो पहले लिखा उसका मैग्नीट्यूड पहले ना, तो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी a का वैल्यू मुझे कितना दे रहा? 5 न्यूटन। और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी b का वैल्यू मुझे कितना दे रहा? 10 न्यूटन। और एंगल बिटवीन a एंड b कितना है? यानी a और b के बीच के एंगल को थीटा लिखते हैं। थीटा का वैल्यू कितना? 37 डिग्री दिया है। मुझसे पूछा क्या? फाइंड मॉड ऑफ a माइनस बी का मतलब क्या है? मुझे निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अच्छा बताना, दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का अगर मैं फार्मूला पूछूं तो तुम कहोगे सर दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड का फार्मूला अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा होगा। लाकर यहाँ वैल्यू पुट करो, देखो क्या बनेगा। अच्छा ए कितना? ए तो 5 का स्क्वायर, बी हमारा कितना? 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू 10। अच्छा थीटा कॉस 37 ना, कॉस 37 कितना होता? 4 बाई, देखते रहना, ये 5 और 5 कट गया। 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100, यहाँ क्या बना? 2 4 जा 8, 8 10 जा 80, 100 माइनस 80 कितना है? 20, 20 प्लस 25 45। अच्छा 45 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 9 इंटू 5 ना, 9 का स्क्वायर रूट कितना? 3, और 5 का स्क्वायर रूट नहीं पता, तो आंसर कितना बनकर आ गया? 3√5। कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है? तो दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। एक बार देख लें, कोई डाउट्स वगैरह है तो दोबारा देखें, नहीं तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला न्यूमेरिकल हमारे पास में ये है। क्वेश्चन स्टार्ट करें अगला न्यूमेरिकल। हाँ ध्यान देना, अगला न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। वॉल इज मूविंग टूवर्ड्स वॉल। मुझे क्या पता चला? ये एक वॉल है। अच्छा वॉल वर्टिकल ही होता है ना, तो वर्टिकल ही बनाएंगे, कहे या ना कहे। तो ये हमारे पास एक वर्टिकल वॉल है।
बॉल इसकी तरफ आ रहा है, अच्छा बॉल कैसे कैसे आ सकता है सर? बॉल ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आए, बॉल ऐसे किसी एंगल पर आए, एंगल से ऊपर से नीचे आए, नीचे से ऊपर, ये सारी पॉसिबिलिटी। बॉल वॉल की तरफ कैसे आ सकता है? बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, ये सारा पॉसिबिलिटी हमने दिखा दिया। अभी पता नहीं है इनमें से कौन सा है। विद वेलोसिटी, अच्छा बॉल का स्पीड या वेलोसिटी मुझे कितना दिया? 20 मीटर पर सेकेंड। इनमें से जो भी डायग्राम है ना, उसमें बॉल का स्पीड कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड। अभी मैं क्लियर करूंगा इन तीनों में से कौन सा। बॉल का स्पीड कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड हमें बॉल का स्पीड दिया। आगे, इट गेट्स डिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द इनिशियल डायरेक्शन। ये क्या कह रहा है? बॉल को मैंने जो जिन भी डायरेक्शन में फेंका ना, बॉल टकरा के उसी सेम डायरेक्शन पे वापस आया। वैसे जब मैं कोलिजन पढ़ाऊंगा ना, तो वहां प्रूव करूंगा जो बात अभी आगे बोलने वाला हूँ। पर अभी सुन लो, सोच कर देखो, कॉमन सेंस लगाओ। अगर बॉल को मैं, ये वॉल है हमारा, अगर बॉल को मैं ऊपर से किसी एंगल पर फेंकूं, सर टकरा के वो नीचे भाग जाए। अगर बॉल को मैं नीचे से किसी एंगल पर फेंकूं, टकरा के वो ऊपर चला जाए। जिस डायरेक्शन में गया उसी डायरेक्शन में कब वापस आएगा? जब बॉल हॉरिजॉन्टल फेंके, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल फेंको, तो हॉरिजॉन्टल क्या होगा? बॉल हमारा वापस आ जाएगा। कोई ऐसा इंपल्स होगा ही नहीं ना जो उस बॉल का क्या कर सके? डायरेक्शन हमारा चेंज कर सके। बॉल का डायरेक्शन कैसे चेंज होगा, क्या होगा? वो इंपल्स वगैरह के लगने की वजह से होता है, और उससे लाइन ऑफ मोशन या लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से क्या क्या फर्क पड़ता है, वो सब कोलिजन में पढ़ना है। अभी कॉमन सेंस लगाओ। अगर बॉल को मैं ऊपर से फेंकूं, सर टकरा के नीचे आ जाएगा। नीचे से फेंकूं, टकरा के ऊपर जाने के चांस है। पर जिस डायरेक्शन में गया उसी डायरेक्शन में कब वापस आएगा? जब हॉरिजॉन्टल फेंको, हॉरिजॉन्टल आ जाए। तो इन तीनों डायग्राम में से कौन सा पॉसिबिलिटी है? तुम कहोगे सर ये बीच वाला, ऊपर और नीचे वाला हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। तो पक्का मैंने हॉरिजॉन्टल में फेंका होगा, तो बॉल हमारा हॉरिजॉन्टली वापस आ गया होगा, यानी बॉल टकरा के उसी डायरेक्शन में सेम में वापस आया। अब एक बात और सुनो, बॉल टकरा के, सॉरी मैंने 20 लिख दिया, 20 क्यों लिखा जरा सोचते। बॉल टकराया, टकरा के कई बार होता है ना, मैं वॉल पे डिपेंड करता है। मान लिया वॉल हमारी भीगी है, मैं कितने भी स्पीड से फेंकूं ना, उस सेम स्पीड से वापस नहीं आएगा। यानी कई बार टकरा के स्पीड कुछ कम हो गया। या ऐसा भी हो सकता है मैं फेंकूं, वो फेंक के बॉल टकरा के उसी में चिपक जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। तीसरा, जिस स्पीड से मैंने फेंका उसी स्पीड से टकरा के वापस आ जाए। तो मैं कोलिजन में पढ़ाऊंगा। कोलिजन हमारे 3 टाइप के होते हैं, इलास्टिक, इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। अच्छा इलास्टिक का मतलब क्या है? जितने स्पीड से टकराया उतनी स्पीड से वापस। इन इलास्टिक का मतलब जितने स्पीड से टकराया, टकराने में कुछ ना कुछ साउंड वगैरह निकलता है ना, तो साउंड वगैरह में कुछ ना कुछ एनर्जी खत्म होगा, तो स्पीड थोड़ा सा कम हो गया। परफेक्टली इन इलास्टिक, टकराया, टकरा के उसी में चिपक कर उसी के साथ आगे बढ़ गया। अब यहाँ क्वेश्चन पढ़ो, देखो कुछ कहा है क्या? देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अभी क्योंकि हमने कोलिजन पढ़ा नहीं है, तो उस डिटेल में ये नहीं गया। तो जब नहीं कह रहा, तो मैं कौन सा कोलिजन मान लेता हूँ? इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है? जितने स्पीड से ये वॉल से टकराएगा, उतने ही स्पीड से वॉल से टकरा के वापस जाएगा। ये सब सवाल करने में मैंने क्या माना हुआ है कि कोलिजन हमारा कैसा। अभी हमने कोलिजन डिटेल में नहीं पढ़ा, इसलिए मैं यहाँ कम ही बातें बोल रहा हूँ, पर इतना तो आइडिया हो जाना चाहिए। अब आगे देखो, मुझसे क्या पूछा? चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा चेंज को कैसे लिखते हैं? पूरे फिजिक्स में, बेसिक मैथ्स में पढ़ा चुका हूँ। डेल्टा, वेलोसिटी का मतलब वी वेक्टर। तो ऑप्शन देखो सब में मैग्नीट्यूड है ना, तो बेसिकली मुझसे कह रहा है चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करो। बेसिकली मुझसे क्या कह रहा है? चेंज इन वेलोसिटी का क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। अच्छा एक बात जरा बताएं, देखते रहना। चेंज चेंज डेल्टा का मतलब क्या? चेंज इन वेलोसिटी का मतलब सर फाइनल वेलोसिटी माइनस, अगर चेंज इन वेलोसिटी लिखना है इसका मतलब क्या? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। जैसे मैंने इसको देखा ना, मुझे दिखा ये तो दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन लिखा है। क्या दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन अभी जस्ट हमने पढ़ा? हाँ, दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन अभी जस्ट हमने पढ़ा। क्या है? अब इसको ध्यान दो एक बात हो, क्या मैं कहूं इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है? हाँ सर, ये इनिशियल, ये फाइनल, लेकिन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। और जब कभी भी दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो ना, जब कभी भी दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो, तो अभी हमने पढ़ा है रिजल्टेंट होता है 2v sin थीटा बाई। सब्ट्रैक्शन में कभी भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो, तो रिजल्टेंट कितना? 2v sin थीटा बाई 2। अच्छा v क्या है? देखो 20। सर थीटा जरा बताए। अच्छा थीटा किस किस के बीच का एंगल है? इन दोनों वेक्टर का ना, जरा ध्यान दो। क्या ये दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल हैं?
एंटी पैरेलल का मतलब डायरेक्शन अपोजिट है क्या? हाँ, अगर दो वेक्टर के डायरेक्शन अपोजिट हो तो रिजल्ट उनके बीच का एंगल कितना? 180। तुम कहोगे सर ये तो हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर में पढ़ा, यहाँ दिमाग भी नहीं लगाना। अच्छा 180/2 यहाँ पुट करोगे कितना? 90। साइन 91 होगा तो आंसर कितना आ गया? 40 मीटर। तो वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमारा चेंज इन वेलोसिटी बेसिकली हमारा कितना आ गया है? 40 मीटर पर सेकेंड। आइडिया लगना चाहिए। अगर ये हुआ है तो अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है। अगला ये सब फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। देखो है क्या? एक मॉस्किटो है जो हॉरिजॉन्टली राइट डायरेक्शन में कितने स्पीड से जा रहा था? 5 मीटर पर सेकेंड से। फिर यहाँ पहुंचने के बाद उसने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, किस डायरेक्शन में जाने लगा? वर्टिकल डायरेक्शन में जाने लगा। कितने स्पीड से? 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ही जा रहा है, यानी स्पीड इसने नहीं बदला, सिर्फ क्या कर रहा है? डायरेक्शन। पूछा क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा कभी भी चेंज इन वेलोसिटी पूछे यानी उसका मैग्नीट्यूड पूछे तो चेंज का मतलब अभी सेम सवाल क्या? जस्ट फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। जरा ध्यान देना, क्या फाइनल और इनिशियल दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? हाँ सर, यहाँ दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, और जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो तो फार्मूला 2v sin थीटा बाई 2। अच्छा v हमारा कितना? 5। अच्छा थीटा किस किस के बीच का एंगल? तुम कहोगे सर क्या दिमाग लगाएं इसमें, पहले हॉरिजॉन्टल जा रहा था वर्टिकल, तो ये फाइनल वेक्टर इनिशियल वेक्टर का टेल लाके रखा, इनके बीच का एंगल बताओ। तुम कहोगे सर 90, और 90/2 साइन 45 कितना होता है? 1/√2। देखो ये शॉर्टकट वाला फार्मूला जो हमने अलग से फार्मूला बनाया ना, ये याद करने के बाद में चीजें थोड़ी आसान हो रही है, नहीं तो बड़ा वाला फार्मूला लगाते तो सॉल्व ज्यादा करना पड़ता। तो हमारा चेंज इन वेलोसिटी कितना आ गया है? 5/√2 मीटर पर सेकेंड हमारा चेंज इन वेलोसिटी बनकर आया है। अगर ये हुआ तो अगले सवाल पे चलें। अगला क्वेश्चन देखें क्या है। फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये कंडीशन हमें दिया, देखो क्या कंडीशन दे रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू कितना? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस का, उसके बाद ए और बी के बीच का एंगल पूछा है। जरा बताना, क्या दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड का फार्मूला हमें आता है, चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन? हाँ, सब्ट्रैक्शन में मैग्नीट्यूड कितना था? √a² प्लस b² माइनस 2ab कॉस थीटा। एडिशन के एडिशन का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना? √a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा। जरा देखो दोनों साइड में अंडर रूट हटाने का तरीका, चाहे एक साइड में हो या दोनों साइड में, एक ही तरीका। क्या तरीका? होल स्क्वायर कर दो, अंडर रूट खत्म हो जाएगा। होल स्क्वायर करने के बाद में जब अंडर रूट खत्म हुआ क्या बचा? a² प्लस b² माइनस 2ab कॉस थीटा। यहाँ क्या बचा? a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा। देखो a² प्लस b² कट गया ना। अच्छा माइनस 2ab कॉस थीटा इधर आएगा, प्लस 2ab इधर, पहले से प्लस 2ab कॉस थीटा है तो आके इधर क्या बन गया? 2ab कॉस थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा कितना? 4ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। देखो 4 0 हो नहीं सकता। मैं कह रहा हूं अगर ये दो नॉन जीरो वेक्टर हैं तो ए और बी भी क्या होगा? जीरो नहीं होगा। तो पक्का जीरो कौन है? तो cos थीटा कितने पर जीरो होता है? जब एंगल 90 यानी π/2। तो ए और बी दोनों वेक्टर के बीच का एंगल हमारा कितना बनकर आ गया? तो यहाँ मैंने सिर्फ दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फार्मूला लगाया है और दो वेक्टर के एडिशन के मैग्नीट्यूड का फार्मूला लगाया। ठीक है ना? सब्ट्रैक्शन एडिशन में फर्क क्या? एडिशन में यहाँ प्लस आता है, सब्ट्रैक्शन में यहाँ माइनस। सॉल्व करके हमारा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना बन चुका है? π/2। आगे देखें अगला सवाल। ये देखो क्या कह रहा है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर। कह रहा ए और बी दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, और ये किसके इक्वल है? ए प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, और ये सब किसके इक्वल है? तो बेसिकली अगर मैं ध्यान दूं ना तो ए वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड ए है, बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड ए है, और ए प्लस बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड कितना है? ए। आगे क्या पूछा उस पर बाद में आएंगे। पहले देखो अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है तो उनके रिजल्टेंट का एडिशन का, उनके एडिशन का मैग्नीट्यूड का फार्मूला आता है क्या? हाँ सर, फार्मूला था 2a cos θ/2। ये सब्ट्रैक्शन और एडिशन की अलग से फार्मूला याद करके ना बहुत आसान हो रहा काम। कह रहा है
ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, तो एडिशन का मैग्नीट्यूड कितना होता है 2a cos थीटा बाई 2। देखो ए और ए कट गया तो cos थीटा बाई 2 कितना बनेगा सर, 2 इधर ले आइए, cos कितने का वैल्यू 1/2 60, तो थीटा कितना। अब पूछा क्या देखो, तो कह रहा है सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड बता दो, जरा बताना ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है क्या। तुम कहोगे सर ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है, तो सब्ट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड का फार्मूला था 2a sin थीटा बाई 2। अच्छा थीटा कितना 120/2, 60 sin 60, sin 60 कितना √3/2, तो सॉल्व करके आंसर कितना आ गया √3a, √। यहाँ मैंने एडिशन के मैग्नीट्यूड सेम है तो उसके फार्मूला लिखा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो तो सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड कितना होगा उसका फार्मूला लिखा, सॉल्व करके आंसर आ गया है ये। अगर ये हुआ तो आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। अच्छा किसी वेक्टर पे कैप लग जाए, तो मैंने कहा कैप लगने का मतलब ये क्या बता रहा, यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। अब सवाल पे आते हैं क्या कह रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप इज इक्वल्स टू √3। अच्छा ए कैप का मैग्नीट्यूड कितना 1, बी कैप का मैग्नीट्यूड कितना 1, क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, हाँ अगर सेम तो सब्ट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड का फार्मूला 2a sin थीटा बाई 2। सर यहाँ 1 क्यों लिखा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड कितना 1। देखो 2 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा √3/2 ना, तो साइन थीटा बाई 2 हमारा बनकर आ गया है, सॉरी एक मिनट, साइन थीटा बाई 2 हमारा बनकर आ गया है कितना √3/2। साइन कितने का वैल्यू √3/2, तुम कहोगे सर 60, तो थीटा कितना 120। यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो पूछा क्या है, कह रहा मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप, नहीं -4b कैप, यहाँ हम गलती कर देंगे। अच्छा मैं पूछूं ए कैप का मैग्नीट्यूड 1, बी कैप का मैग्नीट्यूड 1, पर यहाँ बी कैप है या 4b कैप है, तो अगर बी कैप का मैग्नीट्यूड 1 है तो 4b पे कैप का 4, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 इसका मैग्नीट्यूड 4, क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, नहीं ना, तो अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो क्या ये छोटा वाला फार्मूला लगेगा या बड़ा सा अंडर रूट वाला। तुम कहोगे सर मैग्नीट्यूड अगर सेम नहीं है तो बड़ा सा अंडर रूट वाला फार्मूला लगेगा। क्या फार्मूला है, √a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा। ए का मैग्नीट्यूड 1 तो 1 का स्क्वायर, प्लस बी का मैग्नीट्यूड 4 तो 4 का स्क्वायर, -2 ए का मैग्नीट्यूड 1 बी का 4 इंटू कॉस थीटा कितना है, देखते रहे 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 2 4 जाए कॉस 120 कितना होता है -1/2। क्या बना 1 प्लस 16 17 माइनस माइनस प्लस 4, 17 प्लस 4 कितना, तो आंसर कितना आ गया √21। एक जैसे सवाल थे पर फार्मूला अलग लगे, तो ये समझ में आना चाहिए फार्मूला अलग क्यों लगा, क्योंकि दोनों ए कैप का और बी कैप दोनों का मैग्नीट्यूड क्या नहीं है, सेम नहीं है। अगर ये हुआ तो आगे बढ़े अगला सवाल है, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ना मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप इज इक्वल्स टू 1। अच्छा दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है ना, तो जब भी दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम हो तो सब्ट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड का फार्मूला 2a sin थीटा बाई 2। 1 क्यों लिखा यहाँ, क्योंकि दोनों ही कैसे वेक्टर हैं, यूनिट। तो जरा देखो साइन थीटा बाई 2 कितना आ गया, सर 2 इधर आएगा 1/2, साइन कितने का वैल्यू 1/2, तो कहोगे सर एंगल कितना होना चाहिए 30, तो थीटा कितना। अब पूछा क्या है, देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप। अच्छा बताना ए कैप और बी कैप दोनों का मैग्नीट्यूड सेम कितना 1, तो मैग्नीट्यूड सेम है तो एडिशन का फार्मूला क्या है 2a cos थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 कितना 30, cos 30 कितना होगा, तुम कहोगे सर √3/2, 2 और 2 कटेगा तो आंसर बनकर आ जाएगा कितना। अगर थ्योरी समझ में आया ना तो फार्मूले में सिर्फ वैल्यू पुट करके जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेना है, अपना आंसर कुछ ना कुछ बनकर आ जाएगा। अब देखें आगे, हाँ, अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल हमारे पास में क्या है, ध्यान देना। अगले क्वेश्चन पे चलें। इफ अ पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड v, एक पार्टिकल देखो एक सर्कुलर पाथ पे चल रहा है ना, और इस सर्कुलर पाथ पे पार्टिकल का स्पीड कितना है v, इस सर्कुलर पाथ पे पार्टिकल का स्पीड v है, ऑन सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस पे चल रहा है। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी।
हमें क्या बताना है, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताना है। देखते रहना, जो मैं पूछूं उस सवाल का जवाब देना। एक बात बताओ, मुझे बताना चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब फाइनल यानी बी का वेलोसिटी, फाइनली बी पर है ना, माइनस इनिशियल यानी ए का वेलोसिटी। अच्छा एक बात बताओ, क्या दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम? हाँ सर, स्पीड वो वी कह रहा है, तो मैग्नीट्यूड अगर सेम हो तो सब्ट्रैक्शन में क्या फार्मूला है, 2v साइन थीटा बाई 2। सर एंगल कितना दिखा, ये लिखा गलत हो गया। अच्छा बताना, थीटा किस किस के बीच का एंगल लेना था, ए और बी वेक्टर के ना। थीटा किस किस के बीच का एंगल, ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल लेना था। जरा ध्यान दो, बी वेक्टर कहाँ है, तुम कहोगे सर ये हमारा है बी वेक्टर और ये हमारा है ए वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। अच्छा, दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे, तुम कहोगे सर दोनों का टेल कोइंसाइड करो ना, तो दोनों का टेल में कोइंसाइड करो। देखो डायग्राम में दोबारा से बना रहा हूँ, ये हमारा सर्कुलर मोशन था, ये एंगल मुझे 60 डिग्री दिया है, ए का स्पीड ऐसा दिखाएंगे वेलोसिटी और बी का ऐसे टेंशन की। अब मुझे क्या चाहिए ना, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, किस किस के इस, तो जब कभी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालते हैं क्या करते हैं, दोनों का टेल मिलाएंगे। इसको उठाओ जो वर्टिकल था यहाँ ले जाके रखो, क्या दोनों के टेल मिल गया, हाँ। तुम कहोगे सर जरा इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, कितना 90। अच्छा ये 90 60, तो ये छोटा एंगल कितना, देखते रहना, इसको मैंने आगे बढ़ा दिया। अच्छा ये अगर 30 तो ये कितना, तुम कहोगे सर ये तो टेंजेंट है और ये रेडियस है। सर्कल में टेंजेंट और रेडियस आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर होगा, तो ये अगर 30 तो ये कितना। अच्छा ये 60 तो ये कितना, क्या यही दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, हाँ। अलग बात है, आंसर सेम है। साइन 30 कितना, इसी बात को हम लोग ऐसे भी याद करते हैं, सर्कल में जो टेंजेंट के बीच का एंगल होता है ना, वही रेडियस के बीच का एंगल होगा, क्योंकि एंगल सेम आया इसलिए आंसर सेम। अगर नहीं आता तो ये वाला एंगल नहीं, बेसिकली मुझे दोनों वेक्टर के बीच का एंगल पुट करना था। ठीक है, देखें अब अगला टॉपिक अपना है। इस तरह हमने वेक्टर सब्ट्रैक्शन पर जितने सवाल कर सकते थे उतने कर लिए। अब अगला टॉपिक हमें स्टार्ट करना होगा रेजोल्यूशन और या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, वेक्टर का कंपोनेंट वगैरह करना सीखेंगे, तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। ठीक है।